हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का न्यू सीजन आ चुका है और इसके 2 एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। इस सीजन में हमें कलिंग गेम्स आर्क दिखाई जाएगी और ये इस सीजन का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथों में काफी सारा खून लगा हुआ होता है और वो अपने हैंड्स को वॉश कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो शहर में आता है तो पूरा शहर खाली हो चुका होता है। अब आपको पता होगा पूरे शहर में काफी सारे कर्स्ड स्पिरिट्स आ चुके होते हैं। सीजन 2 के एंड में हमें दिखाया गया था। इधर एक काफी बड़ा स्पिरिट होता है जो कि यूजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यूजी यहाँ पे बिल्डिंग से नीचे कूदता है और इन कर्स स्पिरिट से बच के भागने लग जाता है। अब यार इसके थोड़ी देर बाद एक काफी बड़ा कर्स स्पिरिट जो कि भाई माहुरागा जैसा लग रहा होता है वो यहाँ पे यूजी के पीछे पड़ जाता है। और जब वो देखता है ना कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसका एक हाथ कट जाता है, जिसके बाद ये स्पिरिट नीचे गिर जाता है यूजी के ही ऊपर और ये बिल्डिंग भी टूट जाती है। और छूटते साथ यहाँ पे ओकोत्सु आ जाता है और भाई वो यहाँ पे यूजी को मारने वाला होता है लिटरली। अब यार ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ तक कैसे बात पहुंच गई। ठीक है, आपको याद होगा यूटा ओकोत्सु को हमने जुजुत्सु काइसेन 0 की मूवी में देखा था। एनीवे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जेनिन क्लैन का सीन। अब आपको पता होगा माई और माकी दोनों सिस्टर्स थी, तो उनका एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है नाओया। अब यहाँ पे उसको इस क्लैन की मीटिंग के लिए बुलाया गया होता है। नाओया यही डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे माई और माकी बिल्कुल दिखने में सेम है, लेकिन भाई माकी को लड़कों की इज्जत करना नहीं आता, जबकि माई एकदम अच्छी है और वो हेड बन सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, बन नहीं पाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाओया के फादर की थोड़ी तबीयत खराब होती है और अब ऐसा लगता है कि उनकी विल बताई जाएगी इन लोगों को कि अब नेक्स्ट हेड कौन बनेगा जेनिन क्लैन का। अब यहाँ पे उसके पिता के छोटे भाई वगैरह भी बैठे होते हैं, ओगी जेनिन जो कि स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जिनिची जेनिन भी होता है जो कि स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर है। मतलब ये दोनों ही काफी कमाल के सॉर्सरर्स हैं। नाओया की आदत है सबसे मजा लेने की, तो वो इनसे भी ले रहा होता है, बट इनको शांति से यहाँ पे बिठा दिया जाता है और बताया जाता है कि नाओया के पिता की डेथ हो चुकी है, तो अब उनकी विल यहाँ पे बताई जाएगी कि अब क्या सीन है क्या नहीं। इस विल में ये लिखा होता है कि नाओया को जेनिन क्लैन का 27th हेड बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे उसको सारे के सारे कर्स, टूल्स और एसेट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी जिनिची या फिर ओगी की, तो इन दोनों की इजाजत लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर सातोरू गोजो मर जाता है या फिर वो अपने होशो आवाज खो बैठता है, तो उस केस में टोजी फुशिगुरो की इच्छा पूरी की जाएगी, यानी कि मेगुमी फुशिगुरो को फिर से जेनिन क्लैन में बुलाया जाएगा और उसे जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। भाई ये सुन के नाओया तो शॉक हो जाता है। वो कहता भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो बंदा न जान न पहचान आके यहाँ पे सब कुछ ले जाएगा मेरा। अब भाई इन 2 बुड्ढों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं सहूंगा। तो नाओया यहाँ पे निकल जाता है मेगुमी फुशिगुरो को ढूंढने के लिए। उसे बता दिया जाता है कि फुशिगुरो को टोक्यो में देखा गया था, वो अभी इस समय यूजी को ढूंढ रहा है जो कि सुकुना का वेसल है। तो नाओया यही कहते हैं ठीक है फिर मैं उन दोनों को ही जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। भाई आपको पता होगा नोबारा मर चुकी थी, इवन नानामी भी मर गया था। ठीक है, हमें यहाँ पे यूजी का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ यहाँ पे चोसो भी शामिल होता है। यूजी यही बात करता है कि कैसे सुकुना उसके अंदर पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। उसको बस एक बात पता है कि सुकुना को कुछ प्लान है मेगुमी को लेके और उसे ये चीज होने से रोकनी पड़ेगी। यहाँ पे यूजी ये भी बताता है कि उसने गलती से चोसो के छोटे भाई बहनों को मार दिया था, तो उसके लिए उसे माफ करना। अब आपको पता होगा वो एसो और केजीसो थे, है ना, याद है आपको, नोबारा और यूजी लड़े थे उनसे। तो ये लोग निकल जाते हैं कर्स स्पिरिट्स की वाट लगाने के लिए और यही सीन हमें यहाँ पे सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था। ये सारे के सारे स्पिरिट्स यूजी के पीछे पड़ जाते हैं और पूरे शहर में इतनी शांति है ना कि यूजी के एक ताली बजाते ही ये उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे कर्स स्पिरिट उसके पीछे भागते जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो इन लोगों को फंसा फुसू के एक जगह पे ले जा रहा होता है। फाइनली यहाँ पे यूजी एक टनल के अंदर आ जाता है। ये कर्स स्पिरिट्स इस टनल के काफी अंदर तक आ जाते हैं, जिसके बाद यूजी चोसो को बुलाता है और चोसो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से इन कर्स स्पिरिट्स की वाट लगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक और स्पिरिट आता है जो कि चोसो पे हमला करता है, लेकिन यूजी इसको संभाल लेता है। चोसो यही सोचता है कि पहले जब वो यूजी से मिला था तो उसे पता था कि वो काफी ताकतवर है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि वो प्राउड होता है अपने छोटे भाई के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है पलक झपकते सामने नाओया आ जाता है। अब वो पूछता है कि तुम में से कोई फुशिगुरो है क्या, और तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों, भाग क्यों नहीं रहे। तो बेसिकली वो इनको बता देता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम अब साटोरू गोजो की प्रोटेक्शन के अंदर हो नहीं, तो इसलिए तुम मरे। एनीवे यूजी यहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना है मेगुमी से। तो यार नाओया कहता है वैसे उससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं और तुम यहाँ से भागना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देता हूँ। अब भाई ये काफी कमाल का सॉर्सरर होता है और पलक झपकते यूजी को उड़ा देता है। इवन चोसो की भी बुरी तरह से वाट लगाता है। अब ये दोनों एक चीज तो समझ जाते हैं कि
नाओया की टेक्निक है कि वो काफी फुर्ती दिखा सकता है, ठीक है, यही शायद उसकी कर्स टेक्निक है। और ये लोग बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पे चारों तरफ ना एक अजीब सा कर्स्ड एनर्जी का ऑरा आ जाता है, जिसे देख के भाई ये तो जम ही जाते हैं इधर। एक बार को यूजी को लगता है कि गोजो सेंसे वापस आ चुके हैं, लेकिन ये गोजो नहीं बल्कि यूटा ओकोत्सु होता है। अब आपको पता होगा भाई उसकी भी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है। वो बता देता है कि मैं यहाँ पे यूजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आया हूँ। तो नाओया यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजी समझ जाता है कि ये तो सेकेंड ईयर का ओकोत्सु है जिसके बारे में मेगुमी ने मेरे को बताया था, एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर जो कि बिल्कुल गोजो सेंसे की तरह है। यहाँ पे नाओया बता देता है कि वो माकी का कजन है और वो भी यहाँ पे इटाडोरी को मारने के लिए आया है। एनीवे पीछे ये दोनों खड़े होके भाई अपना भागने का प्लान बना रहे होते हैं और नाओया यहाँ पे यूटा से बात कर रहा होता है। तो भाई चोसो तो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है नाओया से और यूजी इधर से भागना शुरू करता है, लेकिन भाई ओकोत्सु उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। अब यूजी सोचता है भाई इतनी तेज भाग रहा है वो भी स्वॉर्ड पकड़ के, और यूटा मन में सोचता है कि यार मैंने तो सोचा था जैसे ये भागने लगेगा वैसे ही से मार दूंगा, इतना तेज कैसे है ये। तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं दोनों। नाओया को यहाँ पे चोसो की टेक्निक देख के समझ आ जाता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, बट उसको ये नहीं समझ आता कि ये टेक्निक वो इस्तेमाल कर कैसे पा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है उसका जो मेन हथियार है वो पियर्सिंग ब्लड है और वो ज्यादा इसका इस्तेमाल कर नहीं सकता क्योंकि उसमें बॉडी का खून यूज होता है। तो वो कहता है हार मान जाओ क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। तो चोसो तो यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई के ऊपर हमला करके तुम बच जाओगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस बिल्डिंग के अंदर जो ये कर्स स्पिरिट होता है ये बाहर निकलता है। अब हमें यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जब यूटा ने यहाँ पे यूजी को पकड़ लिया था। एनीवे यहाँ पे इन दोनों का वर्सेस शुरू होता है। वर्सेस क्या भाई, यूटा के पास स्वॉर्ड होती है और यूजी के पास कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे यूजी बार बार यूटा के अटैक से बचता रहता है। यूटा ये कहते हैं कि मैं कोई ताकतवर इंसान नहीं हूँ, मैं तो बल्कि बहुत कमजोर हूँ। तो यूजी समझ जाते हैं कि भाई भले ये कमजोर है लेकिन इसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है जिस वजह से ये अपनी लिमिटेशंस को पूरा कर पा रहा है। यूटा बताता है कि उसकी कर्स एनर्जी गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, लेकिन गोजो सेंसे एकदम परफेक्ट है, उनकी कर्स एनर्जी किसी भी तरीके से लीक नहीं करती उनकी 6 आइज की वजह से। तो उनकी परफॉर्मेंस काफी कमाल की है। लेकिन मेरी कर्स एनर्जी की बात करें तो वो लीक होती है और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। लेकिन चलो बातचीत बहुत हो गई। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूजी बचने की कोशिश करता है और वो टोडो की बात को याद करता है कि कैसे एक इंसान अपने कर्स एनर्जी को किसी भी बॉडी पार्ट में फोकस करता है। अगर हम ये पता लगा पाए तो हम सामने वाले के अटैक्स के बारे में पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन यूजी यहाँ पे भाई ओकोत्सु की इस कर्स एनर्जी को देख के भाई कुछ समझ नहीं पा रहा होता, उसको इंस्टेंट लगते हैं सारे के सारे अटैक्स। अब वो एक चाकू तो उठा लेता है किसी तरह, इससे अटैक करने की कोशिश करता है और यूटा यूजी को बुरी तरह से जख्मी भी कर देता है और भाई यूजी उसकी तलवार तोड़ देता है लिटरली। अब यूटा कहता है वैसे मानना पड़ेगा तुम इतनी इजीली तुम हारोगे नहीं क्योंकि तुम आखिरकार हो तो गोजो सेंसे के स्टूडेंट है ना। अब ये दोनों यहाँ पे आगे लड़ने के लिए पढ़ते हैं। यूजी सोचते हैं उसके पास चांस है क्योंकि अब ये दोनों अनार्म्ड हो चुके हैं, दोनों के पास कोई हथियार नहीं है। तब यहाँ पे रीका आ जाती है। यूटा कहते हैं ठीक है फिर इसको पकड़ के रखना। यहाँ पे वो आता है और वो कहता है मुझे माफ करना इटाडोरी। वो उसके चेस्ट में अपनी टूटी हुई तलवार डाल देता है। अब यार उसे जान से मार देता है लिटरली इधर। मतलब पहले ही एपिसोड में यूजी को मार दिया, ये तो गलत बात है कि नहीं। एनीवे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर सुमिकी का सीन और दूसरी ओर इधर एक बंदा जा रहा होता है, मैं बता देता हूँ मेगुमी है, ठीक है ना। अब यार जब यहाँ पे यूजी मर जाता है ना तो हमें सुकुना का सीन दिखाया जाता है। भाई वो परेशान हो चुका है बार बार ये देख के कि कैसे यूजी किसी से भी मर जाता है लिटरली, मतलब परेशान हो गया बेचारा। एनीवे दूसरी ओर हमें यहाँ पे नाओया वर्सेस चोसो का सीन दिखाया जाता है। कमाल के एनिमेशन, मस्त मजा आ गया भाई। तो मैं सच बताऊं तो यार ये वर्सेस नहीं होता, नाओया लिटरली पीट रहा होता है भाई, चोसो की वाट लगा रहा होता है बुरी तरीके से। चोसो के पास भी यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल ब्लड टेक्निक्स कुछ बची नहीं होती है तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। नाओया यहाँ पे इंप्रेस्ड होता है चोसो की इस टफनेस को देख के, ठीक है। तो यार वो यहाँ पे आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है तो काफी नजदीक आ जाता है इस बार चोसो। तो नाओया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो एक चीज समझ जाता है कि इसने अपनी कर्स एनर्जी को अपनी आंखों पे फोकस किया जिससे कि वो तेज चलती हुई चीजों को देख पाए, यानी कि इसकी टेक्निक को, ठीक है ना। काफी अच्छी खासी चीज थी लेकिन फिर भी यहाँ पे बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है उसने चोसो को। और वो कहते हैं चलो अब देखते हैं लड़ाई कैसी होगी जब तुम्हारा खून बहना शुरू हो चुका है इधर। चोसो कहते हैं तुम तो बिल्कुल प्रिपेयर होके आए हो। तो नाओया कहता है हाँ हमें स्वॉर्ड रखनी पड़ती है, वैसे स्वॉर्ड तो हर कोई बंदा लेके घूमता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सॉर्सरर्स के पास स्वॉर्ड होने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिना हथियार के अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो क्या फायदा उनका। वो बताते हैं कि उसके सारे के सारे बड़े भाई निकम्मे हैं इवन, और तब भी उन्हें लगता है कि वो टोजी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। एनीवे यहाँ पे साफ साफ दिखाया देता है कि वो उसको अपने भाई कुछ खास पसंद नहीं है, भले
दूसरी ओर चोसो अपने भाइयों से काफी ज्यादा प्यार करता है। वो ये कहता है कि आज तुम जो भी हो ना वो अपने भाइयों की वजह से ही हो। अब नाया को तो ये बात सुन के घिन आती है, लेकिन चोसो बताता है कि बड़े भाई चाहे कैसे भी हो लेकिन वो एक एग्जाम्पल होते हैं छोटे भाइयों के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जाता हूँ तो मेरे छोटे भाई समझ सकते हैं और उस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं किसी अच्छे रास्ते पे जाता हूँ और मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे अच्छा खासा एग्जाम्पल देता है, लेकिन यहाँ पे साथ के साथ वो ये बताता है क्योंकि अब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था और मेरे पास सीखने के लिए कोई नहीं था, इसी वजह से मैंने काफी सारी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है और मैं उन सबसे उभर चुका हूँ। यहाँ पे वो अपनी एक अलग ही टाइप की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पूरा टनल इधर खून से भर जाता है। पलक झपकते यहाँ पे नाया इधर से भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसको पता है भाई ये खून नॉर्मल नहीं है, ये हथियार है, लिटरली ये सब कुछ काटता पीटता जा रहा होता है। अब यार नाया समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि भाई चोसो के अंदर इतना सारा खून कैसे आया, मतलब उसे लग रहा था कि वो अब थक चुका होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है चोसो एक डेथ पेंटिंग है और वो एक कर्स है, ठीक है, जिस वजह से वो यहाँ पे इतने खून का इस्तेमाल कर पाता है। हमें बताया जाता है कि वो इस टेक्निक को प्रिपेयर कर रहा था पिछले 150 सालों से, ठीक है ना, और इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद, वो इतने साल मेहनत करने के बाद वो आज इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाया है, ठीक है। तुम लगा लो इतने सारे खून को जमा कर रखा था उसने, लिटरली ये कह सकते हो, ठीक है। अब चारों तरफ खून खून हो चुका होता है। चोसो यहाँ पे रेडी खड़ा हुआ होता है क्योंकि नाया अब हिल नहीं पाता, उसके पैर काइंड ऑफ जम चुके होते हैं इस खून के अंदर। अब नाया को अपनी टेक्निक के बारे में पता होता है कि वो पहले से ही कुछ स्टेप्स प्रेडिक्ट कर सकता है और 24 FPS के स्पीड में आगे बढ़ सकता है। ये टेक्निक हमने पहले भी देखी है सीजन 2 में, है ना। तो वो कोशिश करता है यहाँ पे आगे बढ़ने की, लेकिन चोसो उसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है क्योंकि आसपास ये जो खून के बूंदे होती है ना, ये एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद नाया नीचे गिर जाता है। अब चोसो ये कहता है मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि तुम अपने छोटे भाई से नफरत क्यों करते हो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटा आ जाता है यूजी को लेके और वो चोसो को मार के नीचे गिरा देता है। एनीवे वो यही कहता है नाया से कि तुम मेरा एक काम करोगे, बस हायर अप्स को बता देना कि यूजी इटाडोरी मर चुका है। यहाँ पे नाया की तो वाट लग रही होती क्योंकि ये खून उसकी बॉडी के अंदर भी गया था और ये कर्स्ड स्पिरिट्स का खून है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी इसको रिजेक्ट कर रही होती है, ये सारा खून उसके मुंह से बाहर निकल रहा होता है। एनीवे हमें दिखाया जाता है कि यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको हील कर सकता है और कर भी देता है। उसके बदले वो अपना काम पूरा करने के लिए कहता है कि इटाडोरी को मरने की खबर टॉप ब्लास्ट तक पहुंचा देना। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूजी के बचपन का, जब वो जस्ट पैदा हुआ था एंड यहाँ पे उसके दादा और पापा होते हैं। उसके दादा यही कहते हैं उसको, उसके डैड को, कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि उस औरत से दूर रहो, उसके चक्कर में तुम मर जाओगे। मुझे पता है तुम्हें बच्चा चाहिए था लेकिन फिर भी। तो यार उसके डैड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम केंजाकू होती है, मतलब आपको दिख रहा होगा सर पे लाइन, केंजाकू ही है ना, हाँ। यहाँ पे फाइनली यूची होश में आ जाता है और वो अभी भी जिंदा होता है। सामने यूटा बैठा हुआ होता है, वो चैन की सांस लेता है और कहता है क्या यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, सितंबर के टाइम था शायद जब गोजो सेंसे मेरे से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी तुम्हें मारने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। गोजो जब आया था इधर मिलने के लिए यूटा से, तो उसने उसे कहा था कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखना, खासकर कि यूजी इटाडोरी का। तो यूटा कहता है कि क्या किसी लड़की के चक्कर में फंस गए क्या आप? तो गोजो कहते हैं क्या यार तुम भी मजाक सीख गए हो। गोजो बताता है कि यूजी इटाडोरी को भी उसी सिचुएशन में रखा है जिसमें तुम्हें रखा था, सीक्रेट एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसकी जान खतरे में है, मैं चाहता हूँ तुम उसकी मदद करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यूटा ये कहता है कि अभी के लिए काम चल जाएगा और उन लोगों को लगेगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम जिंदा हो। तो ये दूसरी बार है जब तुम अपनी डेथ को फेक कर रहे हो। तो यूजी कहता है फिर मैं जिंदा कैसे बच गया? तो यूटा बताता है कि मैंने अपनी रिवर्स्ड कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल रुक गया है तभी मैंने अपनी टेक्निक से उसको फिर से रिवर्स कर दिया। वैसे मैंने सुना था इस बारे में कि तुम पहले भी जिंदा हो चुके हो, तो मुझे पता था ये काम कर जाएगा। तो यूजी पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो यूटा यही कहता है क्योंकि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वो तुम्हें पसंद करते हैं। वो यही बताता है कि कैसे उसकी जो कर्स टेक्निक है वो कभी चाहता नहीं था उसे मिले, जस्ट उसे मिल गई। लेकिन अगर यूजी की बात करें तो उसकी वो खुद की पावर नहीं है, वो किसी और की पावर है ना, सुकुना की पावर है, फिंगर्स की वजह से। उसके अंदर वैसे कोई खुद की कर्स एनर्जी नहीं है ना। तो यूजी को काफी रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि सीजन 2 में सुकुना ने काफी बैंड बजाई थी सबकी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यूजी ने उसके साथ डील की थी। ओके, तो वो इतने सारे लोगों के मरने का इल्जाम खुद के ऊपर ले रहा होता है। तभी मेगुमी इधर आ जाता है और वो कहता है क्या कर रहे हो तुम इधर, चलो वापस चलो जुजुत्सु है, क्योंकि वहां का जो बैरियर है वो वीक हो चुका है। तो यार यूजी तो काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड होता है, उसे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मारा है, ऐसा उसको लग रहा होता है। लेकिन मेगुमी कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, अपने ऊपर हार मत मानो, समझे। देखो हम कोई हीरोज नहीं है, हम सॉर्सरर्स हैं और हमें लोगों को प्रूफ करके दिखा रहा होगा कि हमारी भी जरूरत पड़ती है। तो चलो फिर अभी के लिए तुम मुझे बचाओ। एनीवे ये सारी की सारी चीजें होती है। अब वो
यूजी मन में लेकिन ये सोच रहा होता है कि मेगुमी को उससे दूर रहना चाहिए, उसे मेगुमी से दूर रहना चाहिए क्योंकि भाई सुकुना उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन तभी मेगुमी उसे बताता है कि जो नोरितो शिकामो है उसने एक डेथ गेम की शुरुआत की है उन लोगों के बीच में जिनके पास कर्स टेक्निक्स है। इस गेम का नाम है द कलिंग गेम और सुमिकी ना चाहते हुए भी इस गेम के अंदर शामिल हो चुकी है। तो प्लीज मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। अब यार आपको पता है सुमिकी मेगुमी की सिस्टर है, ठीक है, उसके पास भी काइंड ऑफ छोटी अमाउंट में कर्स टेक्निक आ चुकी है, कर्स एनर्जी आ चुकी है, जिस वजह से वो भी इस गेम का पार्ट बन चुकी है। अब ये कुछ गेम के रूल्स हैं कि भाई 19 दिन के अंदर इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक एरिया के अंदर जाके। अगर शॉर्ट में बताऊं तो नॉन प्लेयर्स और प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लेयर बन सकते हैं कॉलोनी के अंदर जाके, ओके। एंड इसके कुछ अजीबोगरीब रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर तुम सॉर्सर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, नॉन सॉर्सर्स को मारते हो तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। फिर अगर तुम 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हो तो तुम एक एक्स्ट्रा रूल ऐड कर सकते हो कलिंग गेम के अंदर, ओके। बस किसी भी तरीके से गेम रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी इस गेम के अंदर पार्ट नहीं करेंगे उनकी कर्स टेक्निक उनसे छीन ली जाएगी और अगर जो हारता है तो उसका भी सेम ही हाल होगा। एनीवे आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो जो भी सीन है। अब यूजी को पता होता है कि वो काफी बड़ा खतरा बन चुका है अब, तो वो यही कहता है ओकोत्सु से कि सेंसे मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि अगर आगे चल के बाई चांस मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ या सुकुना मेरे ऊपर फिर से बस कर लेता है, सुकुना मुझे फिर से कंट्रोल करता है, तो प्लीज मेरे को पलक झपकते मार देना। लास्ट टाइम मैंने अपना कंट्रोल इसलिए खो दिया था शायद क्योंकि मैंने 10 फिंगर्स एक साथ खा ली थी, अभी इस समय मेरी बॉडी के अंदर 15 फिंगर्स है। तो ओकोत्सु कहता है ठीक है फिर मैं कोशिश करूंगा। तो अब इन लोगों का प्लान होता है कि ये जुजुत्सु खाए जाएंगे और टेंगन समा को कांटेक्ट करेंगे। उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रिजन रैम के बारे में कि गोजो को उससे कैसे छुड़ाया जाए। इसके अलावा इन्हें पता करना होता है कि नोरितो शिकामो का असली गोल क्या है। तो इन सारी चीजों के सोल्यूशन टेंगन को ही पता है, ओके, तो वही इस चीज का जवाब दे पाएंगे। सुकोमो भी इधर जुजुत्सु हाई के अंदर होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टेंगन है वो यहाँ पे मौजूद 1000 दरवाजों में से एक है और ये दरवाजे भी शफल होते रहते हैं, तो उनको ढूंढना थोड़ा तो मुश्किल होगा। लेकिन तभी यहाँ पे चोसो आ जाता है और वो ये कहता है कि फिर क्या करेंगे हम कंसीलमेंट बैरियर के बारे में। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम माहितो ने डेथ पेंटिंग्स को चुराया था सुकुना के लिए, माहितो ने सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग को चुराया था, तो मेरे ख्याल से हम भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इधर माकी भी होती है, माकी और सुकोमो दोनों शामिल होते हैं। अब यार आपको पता होगा माकी यहाँ पे जोगो से लड़ रही थी और जोगो ने यहाँ पे लिटरली इन सबको जला दिया था, मतलब नानामी और इन सबको, मतलब बेसिकली ये जल के राख हो गए थे। लेकिन यहाँ पे सुकुमो ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी हद तक माकी को बचा लिया होता है। लेकिन वो यहाँ पे सारा क्रेडिट माकी को ही देती है। वो यही कहती है कि तुम्हारे अंदर की जो इंड्योरेंस है और ताकत है सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब इन दी एंड तुमने खुद को बचाया। काफी शर्म की बात होगी कि तुम क्लैन की लीडर नहीं, हेड नहीं बन पाई। तो यहाँ पे चोसो फाइनली आके बताता है, तो सुकुमो पूछती है कि हम टेंगन के बारे में क्या करने वाले हैं। चोसो बताता है कि मेरे जो भाई है ना अभी इस समय नोरांसो, शूसो, तानसो, सांसो, कुत्सोसो और शोसो, वो फॉरबिडन वॉल्ट के अंदर रखे हुए हैं, तो मैं उनको एक तरीके से फील कर सकता हूँ। ये एक अजीब तरीके की टेक्निक है, ठीक है। तो सुकोमो कहते हैं वाह क्या बात है, लेकिन तुम हो कौन? तो यार ये सब लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई है कौन। तो यूजी रुकता है और वो कहता है कि अभी के लिए तुम इसको, वैसे तुम इसको मेरा बड़ा भाई कह सकते हो, ठीक है ना। अब यार चोसो फाइनली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यूजी ने उसको एक्सेप्ट किया। वो यहाँ पे गले लगाने के लिए तैयार होता है यूजी को, लेकिन ये सब के सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं लिटरली, ठीक है। अब यार फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चोसो यहाँ पे रुक जाता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं आगे चल के तुमसे मिलता हूँ। ये लोग यहाँ पे लिफ्ट में जब पहुंचते हैं ना तो अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है इधर और यहाँ पे खून के निशान होते हैं। यूजी सोचते हैं ये है क्या। अब मैं आपको बता दूं कि यहीं पे वो हादसा हुआ था, टोजी और गेटो वाला सीन जो हुआ था, जो वो लड़की थी इनके साथ जिसको मार दिया था, ठीक है, यहीं पे मरी थी वो, ओके। सुकोमो भी बता दिया 12 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था और तभी से ये सब शुरू हुआ है। एनीवे ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो एक ब्लैंक स्पेस होती है इधर। अब सुकोमो कहती है कि ऐसा लगता है कि वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मेरे को भी कहते हैं ठीक है फिर चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, सुमिकी के पास ज्यादा टाइम नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है इधर कोई खड़ा होता है, शायद टेंगन ही है। वो यही कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जेनिन की बच्ची मिचिजाने का डिसेंडेंट, कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग और सुकुना का वेसल। तो फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और टेंगन से मिल सकते हैं मेरे ख्याल से बेसिकली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एनिमेशन क्वालिटी काफी कमाल की है लिटरली। और नेक्स्ट एपिसोड की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो आ जाएगा भाई 15 तारीख